निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। From the following information, prepare a receipts and payment account on 31st December 2016। सबसे पहले उसने कैश बैलेंस दिया है 8,800, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 75,200, डोनेशन 16,000, एंट्री फी 8,600, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 6,800, टैक्स पेड 1,200, आउटस्टैंडिंग रेट 2,400, सैलरी 43,000, honorarium 5,000, interest on investment 5,900, stationery 700, petty expenses 1,800, insurance premium 600, depreciation 500। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब इसे हमें सॉल्व करना है। रिसेप्शन पेमेंट को लेकर ये हमारा पहला प्रश्न है। तो जब हम रिसेप्शन पेमेंट बनाते हैं तो रिसेप्शन पेमेंट बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, पहले हम ये देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड सवाल हम देखेंगे। तो आइए हम इसकी स्टेप्स देखते हैं। देखिए, रिसेप्शन पेमेंट की यदि बात की जाए तो रिसेप्शन पेमेंट बनाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन बातों पर हम यहाँ सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके कॉलम पर बात करते हैं कि जब हम रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी जाती है, कौन से साइट को क्या कहते हैं, हम शुरुआत से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर सबसे पहले बीचों बीच ऊपर ही ऊपर क्लब का नाम लिखते हैं, संस्था का नाम लिखते हैं, जिसके लिए हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अभी हमने मान लिया कि कोई G9 एजुकेशन क्लब इंदौर है, यदि यशवंत क्लब होगा तो यशवंत क्लब लिख देंगे, आराधना क्लब होगा आराधना क्लब लिख देंगे, सुयश लाइब्रेरी होगा तो यहाँ पर सुयश लाइब्रेरी लिख देंगे, मतलब उस संस्था का नाम लिखना है। फिर लिखते हैं हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। फिर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी ईयर वो बोल रहा है, जो भी डेट वो बता रहा है। अभी मैंने मान लिया कि हमारा का जो वर्ष है वो 31 दिसंबर को समाप्त होता है, तो हमने 31 दिसंबर 2018 लिख दिया। 30 जून को ख़त्म हो रहा होगा तो 30 जून 2018 2019, जिस भी वर्ष में ख़त्म हो रहा होगा वो वर्ष यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर रिसेप्शन पेमेंट का हेडिंग हो गया। ये वाला जो साइड होता है, ये वाला जो साइड होता है, ये साइड, इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट। ये वाला साइड जो होता है डेबिट, और ये जो दो कॉलम हम देख पा रहे हैं ये होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट साइड में रिसिप्ट्स और अमाउंट लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में पेमेंट और अमाउंट लिखा जाता है। मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये वाला साइड हमारा डेबिट होता है और ये वाला साइड हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ, ये कॉलम हुए हमारे। एक बार फिर से, सबसे पहले हमें क्लब का नाम लिखना है, फिर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडिंग जो भी डेट बताएगा वो डेट यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेंशन कर देंगे। डेट को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ये वाला जो साइड होता है, इस साइड को हम डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड बोलते हैं। ये वाला साइड जो होता है वो हमारा पेमेंट होता है। कुछ भी यदि यहाँ लिखना है तो यहाँ टू करके लिखेंगे, और यहाँ यदि लिखना है तो बाय करके हमें लिखना है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। आइए, कुछ और पॉइंट्स का भी हमें ध्यान रखना होता है, तो अब हम उन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। यदि उन पॉइंट्स पे बात की जाए तो हमारा पहला पॉइंट आता है, क्या है हमारा पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ एज ए पर्सन बट कंसीडर एज ए क्लब और इंस्टीट्यूट। मतलब आप
सवाल को करते समय, आप सवाल को हल करते समय अपने आप को व्यक्ति ना माने, बल्कि एक क्लब या संस्था के रूप में माने और अपने आप को क्लब मानकर ही सारे थॉट्स मन में लाएं कि रुपया आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। वो आपको सोचना है एज ए क्लब, एज ए पर्सन नहीं सोचना है आपको, एज ए क्लब आपको सोचना है। तब जाकर वो सारी चीजें आपको क्लियर समझ आएंगी। तो इस चीज को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये पर्सन है, मतलब जैसे मैं और आप एक व्यक्ति हैं, तो हमें अपने आप को व्यक्ति नहीं मानना है। हमें अपने आप को व्यक्ति नहीं मानना है, हमें अपने आप को पर्सन नहीं मानना है। हम अपने आप को एक क्लब मानेंगे। मैंने मान लिया कोई रोटरी क्लब है, तो हम अपने आप को क्लब मानेंगे और क्लब मानकर ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है पहला रूल कि अपने आप को व्यक्ति नहीं मानना है, अपने आप को व्यक्ति नहीं मानना है, हमें अपने आप को क्लब मानना है, हमें अपने आप को संस्था मानना है, हमें अपने आप को लाइब्रेरी मान लेना है। क्लियर? तो ये हमारा पहला नियम कंप्लीट होता है। इसी तरह से दूसरा नियम, सेकंड रूल हमारा क्या होता है और किस पॉइंट के लिए है। तो सेकंड रूल पे चलते हैं हम। सेकंड रूल है कि ओपनिंग कैश बैलेंस या कैश इन हैंड रिकॉर्ड इन रिसिप्ट साइड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी प्रारंभिक रोकड़ शेष वो दे रहा है, प्रारंभिक रोकड़ शेष क्वेश्चन में देके रखेगा, हमें चाहे शुरू में दे दे या अंत में दे दे, क्वेश्चन में दे के जरूर रखता है। तो जो भी प्रारंभिक रोकड़ शेष हमें दिया हुआ है, जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, वो हमेशा प्राप्ति पक्ष में, प्राप्ति पक्ष मतलब इस साइड में आएगा, प्राप्ति पक्ष मतलब इस साइड में आएगा। कैसे लिखोगे आप उसको? तो बकायदा उसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि टू बैलेंस बीटी, और जो भी अमाउंट देगा वो अमाउंट लिख देंगे हम। तो याद रखिएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस या ओपनिंग कैश इन हैंड हमें रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीटी के नाम से क्या करना है, लिखना है। ये हमारा पहला रूल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला रूल होता है हमारा कि, नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड वाला। क्या रूल है समझते हैं हम। थर्ड रूल हमसे ये कहता है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो नगद प्राप्तियां हैं, जो नगद भुगतान हैं, केवल उन्हीं को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। जो कैश में है बस वही लिखना है। ऐसे ट्रांजैक्शन लिखना है जिससे कैश आ रहा है या जिनसे कैश जा रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे जिनसे ना तो कैश आ रहा है और ना ही कैश जा रहा है। तो थर्ड रूल हमारा याद रहेगा कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। जो कैश में नहीं है उनको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ रूल पर आते हैं। फोर्थ रूल क्या है हमारा? फोर्थ रूल हमारा ये है कि यदि इफ अ रूपी कम्स इट इज रिटन इन द रिसिप्ट साइड, यदि रुपया आ रहा है तो फिर मैं उसे कहां लिखूंगा? रिसिप्ट साइड में। और यदि रुपया जा रहा है तो फिर मैं इसे कहां लिखूंगा? पेमेंट साइड में। रुपया आएगा रिसिप्ट्स में लिखूंगा, रुपया जाएगा पेमेंट में लिखूंगा। कैश इन हो रहा है रिसिप्ट्स में लिखूंगा, कैश आउट हो रहा है पेमेंट में लिखूंगा। ठीक है, यदि रुपया आ रहा है तो फिर कहां लिखना है अपने को?
डेबिट साइड में लिखना है, और रुपया आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो उसे आपको कहाँ लिखना है, पेमेंट साइड में लिखना है। रुपया आएगा रिसिप्ट साइड में लिखूंगा, रुपया जाएगा कैश आउट होगा तो पेमेंट साइड में लिखूंगा। ये हमारा फोर्थ रूल कंप्लीट होता है। फिफ्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा फिफ्थ रूल है, क्या है, आइए समझते हैं। फिफ्थ रूल में उसने लिख कर दिया है कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिटर्न टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। सो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनसे ना तो कैश आ रहा होगा और ना ही उनसे कैश जा रहा होगा, इसलिए उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। तो फिर उत्सुकता हो रही होगी कि कौन से ट्रांजेक्शन है सर ऐसे जिन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखा जाता है। हाँ, चलिए देखते हैं हम। निम्न लेन देन प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखना है, तो कौन कौन से लेन देन है। एक तो आदित्य आउटस्टैंडिंग है, आदित्य आउटस्टैंडिंग है, नहीं लिखना है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका हमने पेमेंट नहीं किया है या जिनका पेमेंट हमें नहीं मिला है, उनको कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग। जिनका ना तो हमने पेमेंट किया है, हम क्लब है, हमने पेमेंट नहीं किया, या हम क्लब है, हमें पेमेंट नहीं मिला, तो वो कहलाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, बकाया या ड्यू कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाए, मतलब मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसे नहीं लिखना है। या डेप्रिसिएशन आ जाए, मूल्यह्रास आ जाए। मूल्यह्रास लगाने से ना तो कैश आता है ना जाता है। कभी आपने देखा है कि यदि मैंने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया हो तो उधर से तिजोरी में से 1000 रुपये निकल के बोले मैं डेप्रिसिएशन के साथ जा रहा हूँ, कैश अपने आप चला जाए, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है ना। तो डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एरियर, ड्यू और डेप्रिसिएशन, ये पांचों टर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक। 6 रूल, अगला रूल हमारा आता है कि 6 नंबर के रूल की बात कर रहे हैं हम। 6 नंबर रूल की यदि बात करें हम, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट शुड बी रिलेटेड टू एन ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। इफ receipts or payment is being made in current year, then it will be written in the receipts and payment account। ठीक है भाई। क्या बोलना चाह रहा है भाई वो, प्राप्ति भुगतान किसी भी वर्ष से संबंधित हो, यदि चालू वर्ष में प्राप्ति हुई है या भुगतान हुआ है तो उसे प्राप्ति भुगतान खाते में लिखा जाएगा। अच्छा, जैसे हम सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 2018 का अकाउंट बना रहे हैं। कौन सी ईयर का बना रहे हैं? 2018 का। अब 2018 में 18 का अमाउंट तो हमें रिसीव हो गया, 18 का अमाउंट हमें रिसीव हो गया, पैसा आ गया, और 18 के अमाउंट के साथ साथ 2017 का भी कुछ बकाया रिसीव हो गया, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में रिसीव हो रहा है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, रिसीव करंट ईयर में हो रहा है, तो अब 2 साल का हो गया, प्रीवियस ईयर का भी मिला और इस साल का भी मिला। देन कुछ लोगों ने नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का भी इसी साल दे दिया, तो 3 साल का अमाउंट करंट ईयर में मिल गया। अब मैं कौन सा लिखूंगा? तो मैं तीनों लिखूंगा। मैं प्रीवियस ईयर का भी लिखूंगा, मैं करंट ईयर का भी लिखूंगा और मैं नेक्स्ट ईयर का भी लिखूंगा। यही वो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, यदि करंट ईयर में रिसीव हुए हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में इन्हें यहां पर लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे?
उसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है, चंदा हमें प्राप्त हो रहा है। प्रीवियस ईयर का मिला तो मैंने यहां लिख दिया, करंट ईयर का मिला वो भी लिखूंगा, नेक्स्ट ईयर का मिला वो भी लिखूंगा और टोटल बाहर कर दूंगा। क्लियर? पेमेंट होगा तो पेमेंट भी ऐसे ही लिखूंगा मैं। ये रिसिप्ट्स लिखे हैं मैंने, यदि इसी तरह से पेमेंट होंगे तो पेमेंट भी यहां लिखूंगा। कुल मिलाकर समरी ये है कि यदि 2018 में मुझे मिल गया है पैसा तो मैं लिख लूंगा, वो भले 10 साल पुराना पैसा हो। 18 में रिसीव हुआ है मैं रिसिप्ट्स में लिखूंगा, 18 में पेमेंट किया है तो मैं पेमेंट में लिखूंगा, भले वो 2 साल 3 साल 5 साल पुराना हो या आगे वाले 2 4 5 वर्षों का हो। यदि वो 2018 में पेमेंट हुआ है लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा रूल है पैसा आएगा या पैसा जाएगा तो मुझे लिखना है। वो कौन से वर्ष का है मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस पैसा आया लिखना है, पैसा गया तो लिखना है। क्लियर? तो ये हमारा 6 वाला रूल यहां कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। 7th रूल हमें क्या बोल रहा है? 7th नंबर का रूल हमारा ये है कि देखिए रिसिप्ट्स या पेमेंट की यदि बात की जाए तो वो 2 तरह के होते हैं, आयगत भी होते हैं और पूंजीगत भी होते हैं। आयगत क्या होते हैं? जो बार बार मिलेंगे। पूंजीगत क्या होते हैं? जो कभी कभार मिलेंगे या कभी कभार हम पेमेंट करेंगे। आयगत मतलब जो बार बार हो, पूंजीगत मतलब जो कभी कभार हो। तो जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं ना, जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं ना, तो उसमें दोनों तरह के ट्रांजैक्शन लिखते हैं, आगम भी लिखते हैं और पूंजीगत भी लिखते हैं। मतलब जैसे वेतन बार बार देते हैं, फर्नीचर कभी कभार खरीदते हैं, तो वेतन भी लिखेंगे और फर्नीचर भी लिखेंगे, दोनों लिखना हमें, दोनों लिखना हमें। ठीक है। इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड बोथ ट्रांजैक्शन कैपिटल एंड रेवेन्यू लाइक सैलरी एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। देखिए चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना है। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट्स में लिखेंगे, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी दिया, क्या दिया मैंने? सैलरी दिया। यदि मैंने सैलरी दिया तो पैसा गया, गया तो फिर मैं पेमेंट साइड में लिखूंगा, यहां मेंशन कर दूंगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा पैसा गया, फर्नीचर खरीदा पैसा गया, और जब पैसा जाता है तो पेमेंट साइड लिखते हैं, तो लिखूंगा, उसे भी लिखूंगा। बाय फर्नीचर, बुक्स खरीदी तो बाय बुक्स, बिल्डिंग खरीदी तो बाय बिल्डिंग, जो भी अमाउंट होगा वो लिखेंगे। तो रेवेन्यू नेचर है तो भी लिखना और कैपिटल नेचर है तो भी लिखना है हमें। ठीक है। चाहे पेमेंट है तो पेमेंट में लिख देंगे और रिसिप्ट्स है तो रिसिप्ट्स में लिख देंगे। क्लियर? ओके। अगला रूल, लगभग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे सारे रूल कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे बैलेंस की। यदि हमारा सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए तो द डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्टिंग द सम ऑफ द रिसिप्ट साइड फ्रॉम द सम ऑफ द पेमेंट साइड is called the closing cash balance, and in such payment side the balance is written in the name of balance CD। मतलब जब मेरे सारे ट्रांजैक्शन हो जावे, जब मेरे सारे ट्रांजैक्शन हो जाए तो प्राप्ति पक्ष के टोटल में से भुगतान पक्ष के टोटल को घटाने पर जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है ना, उस अंतर को अंतिम रोकड़ शेष कहते हैं। और ऐसे भुगतान पक्ष में बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है। जब सवाल आपका पूरा हो जाए तो रिसिप्ट्स की टोटल लगा लेना, पेमेंट की टोटल लगा लेना, दोनों को घटाना, जो डिफरेंस आएगा उसे बैलेंस सीडी के नाम से उस साइड लिखना जहां कम पड़ रहा हो। तो कम जनरली हमेशा पेमेंट साइड में पड़ता है। कहाँ कम पड़ता है? पेमेंट साइड में। चलिए एक टोटल लगाकर हम चेक कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये कोई काल्पनिक एक मैंने सम ले लिया
इसके मैं रिसिप्ट साइड की, डेबिट साइड की टोटल लगा लेता हूँ। डेबिट साइड की टोटल कितनी होगी, 2 18 20 5 25,000 होगी, ठीक है। क्रेडिट साइड की टोटल लगा लेता हूँ मैं, ठीक ठीक। डेबिट की टोटल 25,000 है। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट का लेस करूंगा, जो डिफरेंस आएगा उसे किस नाम से लिखूंगा, बैलेंस शीट। क्रेडिट में कम पड़ेगा, श्योर। पेमेंट साइड में कम पड़ेगा, श्योर। तो क्या करना है, डेबिट की टोटल कितनी है हमारी, 25,000। क्रेडिट की टोटल हो रही है आपकी 4,200 रुपये, ये क्रेडिट की टोटल। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कितना है आपका, 20,800। किधर कम पड़ रहा है, बोले सर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट में कम पड़ रहा है। हाँ, जिधर कम पड़ता है उधर ही लिखते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 20,800, इसे यहाँ पर बैलेंस शीट के नाम से क्या करेंगे, हम लिख देंगे। टोटल दोनों तरफ की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये रूल हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आइए इसके बाद हम सवाल देखते हैं। यदि सवाल की बात की जाए तो सवाल में सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा अकाउंट का हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन में देखिए डेट उसने दिया हुआ है क्या, हाँ बोले सर दिया हुआ है डेट उसने 31 दिसंबर 2016, हमने नोट कर दिया 31 दिसंबर 2018, ठीक है। यदि 16 हो तो भाई 16 लिखिएगा और 18 हो तो 18 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट्स। देन अगला कॉलम अमाउंट का होता है, ये वाली साइड जो होती है वो पेमेंट की होती है, तो पेमेंट। अगला कॉलम का होता है आपका अमाउंट का होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना और लाइन से लिखते जाना, बस कॉन्सेप्ट एक ही याद रखना है। पैसा आएगा तो डेबिट में हो जाएगा तो क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, उधार वाले लेन देन नहीं लिखना है, कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश बैलेंस, वो जो देगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो हम निकालेंगे वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो देखिए कैश बैलेंस तो लिखा है बट ये नहीं लिखा है कि ओपनिंग या क्लोजिंग है, तो ये उसने दिया है, ये बैलेंस उसने दिया है तो ओपनिंग बैलेंस होगा। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम, रिसिप्ट साइड में। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस से 8,800 यहाँ लिखा हमने, टू बैलेंस BD 8,800। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पैसा आया, मैं क्लब हूँ, मेंबर से सब्सक्रिप्शन चंदा मिलेगा तो पैसा आया तो कहाँ लिखूंगा फिर मैं, रिसिप्ट साइड में। ये लिखा मैंने, टू सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 75,200। अगला डोनेशन, मैं क्लब हूँ तो मुझे डोनेशन रिसीव होगा, पैसा आएगा तो फिर मैं कहाँ लिखूंगा, रिसिप्ट साइड में। तो ये लिखा मैंने डोनेशन। कितना अमाउंट है, बोले सर 16,000, 16,000 रुपये। अगला एंट्री फीस, मैं क्लब हूँ, मुझे एंट्री फीस रिसीव होगा, पैसा आया तो फिर मैं कहाँ लिखूंगा इसको, रिसिप्ट साइड में। एंट्री फीस कितना है, 8,600, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, बिजली का बिल भरा हमने, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, पेमेंट साइड में। कहाँ लिखेंगे हम, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में लिखेंगे हम बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 6,800 रुपये। टैक्स पेड, पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,200 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लिखेंगे साहब, क्योंकि आउटस्टैंडिंग से ना तो पैसा आता है और ना ही हमारे पास से जाता है, इसलिए से नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। सैलरी, हम क्लब हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, हम सैलरी बांटेंगे, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड लिखेंगे बाय सैलरी, अमाउंट है 43,000।
ऑनोरियम मानदेय, सेक्रेटरी जो होते हैं ना, इनकी पोस्ट बड़ी होती है, तो इनको जो सैलरी देते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट से बोलते हैं हम ऑनोरियम। तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में ये लिखा हमने। अमाउंट है इसका 5,000 रुपये, तो ये 5,000 लिख दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने अपना रुपया कहीं डिपॉजिट किया है, हमने अपना रुपया कहीं डिपॉजिट किया है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मैंने जहाँ भी डिपॉजिट किया है वहाँ से इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा, वहाँ से इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा, और जब मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा तो पैसा क्या होगा भाई, आएगा तो कहाँ लिखेंगे फिर हम, रिसिप्ट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,900 है ये लिख दिया। अगला है आपका स्टेशनरी, खरीदेंगे पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी। अमाउंट है इसका 700 रुपीज़। अगला पेटी एक्सपेंसेस, खर्चा है पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में। अमाउंट है इसका 1,800 रुपीज़, ये लिखा हमने 1,800 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट अगला यदि हम देखें पेटी एक्सपेंसेस के बाद में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम से अमाउंट रुपया क्या होगा भाई, जाएगा, और जब अमाउंट जाएगा तो उसे कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड में। तो ये लिखा हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है भाई, 600, ये लिख दिया हमने। और क्या है, डेप्रिसिएशन लिखते ही नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाता है, रूल में हमने देखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से ना तो कैश आता है और ना ही जाता है। ओके, बस मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होने पर यहाँ लिखते हैं हम बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। हम क्या करेंगे कि डेबिट साइड की क्या लगाएंगे, इसकी टोटल लगाएंगे। कौन से साइड की टोटल लगाएंगे, इसकी डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे, और उसमें से क्रेडिट साइड की टोटल को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। तो डेबिट साइड की टोटल भाई हमें लगानी पड़ेगी इसकी। तो चलिए इसकी डेबिट साइड की टोटल हम लगा लेते हैं, आप भी लगाइए जल्दी से। डेबिट साइड की इसकी टोटल हम लगा रहे हैं। तो कितना अमाउंट है, 8,800 है ये। ठीक है भाई, 8,800 है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, देखिए भाई 8,800 प्लस कितना है 75,200 प्लस कितना है 16,000। ठीक है, फिर देखिए कितना है आपका 8,600। ठीक है, फिर कितना है आपका 5,900। ये आ रहा है आपका समथिंग टोटल, एक मिनट रुकेंगे, 75,200, 1,14,500 रुपये। डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 1,14,500 रुपये। ओके, ये डेबिट साइड की क्या आ गई, हमारी टोटल आ गई। ठीक है, डेबिट साइड की जो टोटल है वो हमने निकाल ली है भाई 1,14,500 रुपये। अब हम क्रेडिट साइड की टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड में 6,800 रुपीज़ है, फिर 1,200 है, फिर 43,000 रुपीज़ है, फिर 5,000 रुपीज़ है ना, फिर 700 है, फिर आपका 1,800 है, फिर आपका 600 है। क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है वो 59,100 आ रही है। ये कहाँ की टोटल है आपकी, बोले सर ये क्रेडिट साइड की टोटल आ गई हमारी। फिर हमने क्या रूल देखा था कि डेबिट और क्रेडिट को आपस में क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे 1,14,500 में से 59,100 रुपये, तो ये आ रहा है आपका 55,400 रुपये। ये कहलाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, बैलेंस सीडी। तो यहाँ लिख देंगे हम बैलेंस सीडी में 55,400। ओके, टोटल कौन सी वाली आएगी, बोले सर बड़ी वाली आएगी 1,14,500।
इधर भी टोटल हो जाएगी 1,14,500 रुपए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।